हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो 34 तक एसएसटी के क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आज 35 से स्टार्टिंग करनी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। If a curricular material has a illustration of women as housewives and domestic maids and men as engineers and pilots, this type of depiction is likely to promote। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभिनेताओं एवं पायलटों के रूप में। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। तो होगा जेंडर, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग टाइप, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। इसकी व्याख्या करते हैं। पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में तथा पुरुषों के चित्र अभिनेताओं एवं पायलटों के रूप में है। इस प्रकार का चित्र जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो उसे जेंडर रूढ़िवाद कहते हैं। जेंडर सशक्तिकरण या लिंग सशक्तिकरण से आशय उपेक्षित लिंग के लोगों को सशक्त या शक्तिशाली बनाने से है। प्रायः लिंग सशक्तिकरण महिलाओं के संदर्भ में ही देखा जाता है। इसी प्रकार उपेक्षित लिंग के समूह को सामाजिक न्याय, अधिकार, कर्तव्य का बोध कराकर सामाजिक समानता लाना जेंडर समरूपता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स ए है, all democracy countries are likely to have a constitution। सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। स्टेटमेंट बी, all countries that have a constitution are not necessarily democracy। तो ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये हमारा ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कथन ए और बी दोनों सही हैं। जेम्स मैडिसन ने कहा है, यदि सभी पुरुष देवदूत होते तो सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान की इसलिए आवश्यकता पड़ी। इसे फिर से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कथन ए और बी दोनों सही हैं। जेम्स मैडिसन ने कहा है, यदि सभी पुरुष देवदूत होते तो सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान की इसलिए आवश्यकता पड़ी। संविधान लोक मंगलकारी नियमों का एक संकलन होता है। संविधान सरकार को हमारे नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से रोकता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब इंडिया। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है। तो रिपब्लिक का है, ऑप्शन सी सही है, गणतंत्र। इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय क्षेत्र इसमें शामिल होगा। राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ बताता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान केंद्र के साथ साथ राज्य को भी शक्ति प्रदान करता है, फिर भी अधिक शक्ति केंद्र के पास है। आज़ादी के बाद भारत जैसा कि अब है
रियासतों के निर्णय से बना था जिन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ जज इन ए फेयर ट्रायल? तो निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए और बी सही है, तो इसको पढ़ते हैं। द जज डिसाइड द innocence of the accused person of the basis of evidence present and in accordance with law। न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानूनों के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। बी, द जज कंडक्ट द ट्रायल impartially and in an open court। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए और बी। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। निष्पक्ष सुनवाई में वादी और प्रतिवादी को समान भाव से सुना जाता है। जिन मुकदमों में जनता का अंत विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। कथन सही नहीं है क्योंकि न्यायाधीश प्रमाणों और कानूनों के आधार पर निर्णय देते हैं, ना कि भावनात्मक आधार पर। इसके अतिरिक्त कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। तो हमारा ऑप्शन ए है, राइट एंगेज explanation says that no one can be forced to work for law wages or under bondage। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी शोषण से मुक्ति के आधार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। Many of the law related to social justice have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution। अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। शोषण से मुक्ति के आधार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। दोनों कथन सही हैं तथा कथन बी तथा कथन ए की सही व्याख्या करता है। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश हेतु भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नागरिकों को शोषण से मुक्त रखने के लिए संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 से भारत में बंधुआ मजदूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following issues are most likely find space in discussion? Will discussion the issue of Bhopal gas tragedy।
भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दों के स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है? तो लॉ हमारा ये है लॉ सेफ्टी मेजर्स, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय। सी सही है, कॉस्ट कटिंग इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में लागत में कटौती और कंपनसेशन टू वर्कर्स, मजदूरों को मुआवजा। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन सही थे। तो इसकी व्याख्या ये है, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, उद्योगों में लागत में कटौती और मजदूरों को मुआवजा, ये तीन मुद्दे हैं जो भोपाल गैस त्रासदी को चर्चा में ज़्यादा मजदूरों को मुआवजा ये तीन मुद्दे हैं जो भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा में ज़्यादा स्थान पाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था। इस त्रासदी का मुख्य आरोपी कंपनी का मुखिया वारेन एंडरसन था। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो हमारे आपको सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।